हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जाल प्रमेय। पिछला मेरा वीडियो था वो परिपथ विश्लेषण के परिचय के बारे में था। आज हम देखिए जाल प्रमेय। तो जाल प्रमेय में पहली प्रमेय है अध्यारोपण वाली प्रमेय। इसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। अध्यारोपण की प्रमेय क्या होती है? इस प्रमेय के अनुसार सबसे पहले कथन देखिए। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक विद्युत जनित्र लगे हों तो उसके किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होगा जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रभावित होती है, जबकि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक विद्युत परिपथ है। इसमें ये E1 और E2 दो विद्युत स्रोत लगे हुए हैं। R1 R2 R3 ये तीनों लोड प्रतिरोध हैं। देखिए अब इस सर्किट में देखिए, इसमें जो धारा है वो हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी। तो पॉजिटिव से धारा इस तरह से निकल रही है, ठीक है, और इधर से पॉजिटिव है तो धारा इधर से I2 निकल रही है। अब देखिए इस वाली धारा और ये वाली धारा, दो धारा हो गई हैं। अब देखिए कि किरचॉफ का नियम इस पे काम में आएगा। तो किरचॉफ का नियम हम जानते हैं कि ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR होता है। अब आपको पता है कि यहाँ से जो वोल्टेज जाएगी वो इस तरह से जाएंगी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लस से निकल रही हैं तो ये प्लस में आएगा। तो क्या क्या होगा यहाँ पे I1 R1 प्लस, फिर प्लस में इधर से जाएंगी, इधर से क्या आ जाएगा, इधर से देखिए जो धारा जा रही हैं वो I1 और I2 दोनों ही जा रही हैं। इधर से आएंगी ना, तो इधर से I2 आएंगी और इधर से I1 आएगी। तो जो जो R3 में से धारा बहेंगी वो I2 और I1 दोनों के योग के कारण बहेंगी और रजिस्टर R3 हो गया, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। तो इस वाले रजिस्टर के लिए, इस वाले जो प्रतिरोध के लिए धारा I1 हो गई और प्रतिरोध R1 हो गया। फिर इस वाले के अंदर धारा I1 और I2 दोनों का योग आएगा और जो प्रतिरोध है R3 आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ से वापस इसकी बात करें तो E1 की बात करें तो E1 पे जैसे ये धारा इधर से ऐसे आ रही हैं, तो आने के बाद E1 कौन सी दिशा में है, ऋणात्मक दिशा में आया तो माइनस E1 हो गया। इस तरह से I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E1। इसे मैं समीकरण 1 मांग लेता हूँ क्योंकि ये पहले लूप के लिए है। अगर मैं इस लूप की बात करूँ, इस लूप के अंदर देखिए क्या हो रहा है। इस लूप के अंदर जो धारा है वो इधर से निकल के जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी तो इधर से निकलेगी। तो I2 R2 एक यहाँ से निकली, प्लस फिर यहीं वापस R3 की बात की जाए तो R3 में I1 और I2 दोनों का योग हो रहा है तो I1 प्लस I2 R3 हो गया। फिर इधर से जाने के बाद वापस E2 में घुसेगी तो माइनस E2 हो गया। तो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2। तो ये समीकरण 1 और 2 हो गया। आगे देखिए, अब अगर आप E2 की बात करें तो E2 अपने पास क्या आया था, E2 जो आया था वो आया था अपने पास I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3। अब E2 बराबर I2 R2 आ गया, प्लस I1 को R3 से गुना कीजिए और I2 को R3 से गुना कीजिए। इस तरह से गुना करने के बाद E2 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए कि I1 R3 ये ऐसे कैसे रह जाएगा। अब I2 R2 और I2 R3 इन दोनों में से I2 अगर आप बाहर ले लें तो R2 प्लस R3 बच जाएगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, I1 R3 को इधर ले लीजिए तो ये बराबर I2 R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए कि ये जो I2 है इसके ये साथ गुणा में है तो इसको भाग दे दीजिए। तो I2 बराबर E2 माइनस R1 वो I1 R3 बटे R2 प्लस R3। तो ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 से जो मान है वो आपको समीकरण 1 में रखना है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है मेरे पास, समीकरण 1 है E1 बराबर I1 R1 प्लस I2 R3। तो इसमें रख दीजिए ये मान। तो देखिए E1 बराबर I1 R2 प्लस R3 प्लस I2 R3। अब इसको गुणा करा अपन ने तो I1 R1 प्लस I1 R3 R2 R3। तो E1 बराबर I1 R1 प्लस R3 और I2 R3। अब ये जो I2 है, I2 की जगह मैं ये मान रख देता हूँ। तो देखिए I1 R2 प्लस R3 प्लस E2 माइनस R1 वो I1 R3 बटे R2 प्लस R3 और गुणा R3 आई गया। अब देखिए E1 बराबर I1, अब मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने पे क्या आया, I1 R1 प्लस R3 और ये इससे गुणा हो जाएगा। गुणा होने के बाद R2 प्लस R3 इधर आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, प्लस R2 यहाँ R3 यहाँ जाएगा, I2 I1 R3 बटे R2 प्लस R3। अब E1 बराबर I1, अब R1 R2 इन दोनों का गुणा हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो R1 था ये R2 से गुणा हो गया R2 R3, फिर R1 R3 से गुणा हो गया R1 R3, फिर R3 R2 से गुणा हो गया,
R3 से गुना हो गया तो R3 का स्क्वायर हो गया, प्लस R3E2 माइनस R3 कितना हो गया, R3 का स्क्वायर और I1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर आप एक काम कीजिए, ये जो I1 है इस वाली पद को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, I1 बाहर ले लीजिए तो R1R2 प्लस R1R3 प्लस R3R2 प्लस R3 का स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस का R3 स्क्वायर, प्लस के R3 से माइनस का R3 गया, प्लस R3E2, तो ये बटे में चल रहा है R2 प्लस R3। अभी काम कीजिए, इस R2 प्लस R3 को E1 से गुणा कर दीजिए, तो R2 प्लस R3 E1 हो गया, और बाकी ये ऐसे कैसे बच गया जो कि आप देख रहे हैं, R1R2 I1 R1R2 R1R3 R3R2 और प्लस R3E2। ठीक है, अभी काम कीजिए, R3E2 को उधर लिया, ये माइनस में हो जाएगा और ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इस तरह से I1 जो है I1 की गुणा में ये है तो ये इधर भाग में चला जाएगा, तो R2 प्लस R3 E1 माइनस R3E2 बटे R1 प्लस R2 R1 प्लस R3 R2 प्लस R3, तो ये आपका समीकरण ए मान लीजिए। अभी जो I1 का मान आया इसको इक्वेशन 3 में रखिए। इक्वेशन 3 क्या थी मेरे पास, I2 बराबर E2 माइनस I1 R3 अपॉन R2 प्लस R3, तो मैंने इसमें रख दिया, इसमें मैंने I1 की जगह ये वाला मान रख दिया, तो I2 बराबर E2 माइनस R3 अपॉन R2 प्लस R3 गुणा कर दिया, R2 प्लस R3 E1 माइनस R3E2 अपॉन R1 R2 R1 R3 R2 R3। अब क्या हुआ, E2 अपॉन R2 प्लस R3 नीचे आ गया, माइनस ऐसे कैसे रह गया, R2 फिर गुणा R2 प्लस R3 E1, ठीक है, बटे में। अब ये देखिए, ये इससे भी बटे, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो R2 प्लस R3 और R1 R2 R1 R3 R2 R3 ये आ गया। अब देखिए फिर ये वाला जो है R3 बटे R2 प्लस R3 इस वाले से भी गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो R2 बटे R2 प्लस R3 गुणा R3E2 बटे R1 R2 R1 R3 R2 R3। ठीक है, अब इससे ये वाला कट जाएगा, ठीक है, तो बच क्या जाएगा E2 बटे R2 प्लस R3 माइनस E1 और ये यहाँ पे R3 था ही, तो R3 E1 R1 R2 R1 R3 R2 R3। फिर ये वाला है, ये R3 और R3 कितना हो जाएगा, R3 का स्क्वायर E2 बटे R2 R3 और ये ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर आगे देखिए I2 बराबर जो E2 है, अब यहाँ से लघुत्तम क्या लेंगे R2 प्लस R3 और इधर से आ जाएगा R1 R2 R1 R3 R1 R2 R3, ये लघुत्तम ले लिया। तो देखिए यहाँ से लघुत्तम लेने के बाद इससे ये कट जाएगा, तो ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, तो E2 से ये वाला गुणा हो गया, और फिर उसके बाद ये अपने पास क्या आ गया, ये आने के बाद ये माइनस ऐसे कैसे आई गया, माइनस ऐसे कैसे आने के बाद क्या होगा, ये R3 E1 आ जाएगा और ये ऐसे कैसे आ जाएगा। आगे देखिए, आगे जो आपके पास आया वो कुछ इस तरह से आता है, R1 R2 प्लस R3 प्लस R3 R2 प्लस R3 E2 बटे R2 प्लस R3 R1 R2 R1 R3 R2 R3 माइनस R3 E1 बटे R1 R2 R1 R3 R2 R3। अब देखिए यहाँ से आप R2 R3 बाहर ले लीजिए, R2 R3 बाहर आ गया, इससे कट गया तो बच गया R1 R3 बटे ये वाली चीज़ बच गई E2 माइनस R3 E1 बटे ये बच गया, आपके पास ये I2 का मान आ गया। उसके बाद अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने जो है, यहाँ पे मेरे पास दो धाराएं थी, एक तो E1 था और एक E2 था। जब मेरे पास दो विद्युत स्रोत लगे हुए हैं E1 और E2, E1 के कारण धारा I1 बह रही है और E2 के कारण धारा I2 बह रही है, तो इन दोनों के मान मैंने निकाले। मतलब ये देखिए, मैंने सबसे पहले मैंने निकाला था I1 का मान निकाला और फिर मैंने I2 का मान निकाला। अब मैंने क्या किया, इस वाले परिपथ के अंदर E1 लगाया, E2 को नहीं लगाया। परिपथ में जब E1 स्रोत है, जब मैंने E1 लगाया तो जब हम R1 से I1 धारा के मान को अध्यारोपण प्रमेय द्वारा सिद्ध करेंगे। अब क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि इस स्रोत के कारण ये जो धारा बह रही है I1, इस वाले I1 डैश ये वाला मान निकाल रहे हैं। यदि हम E2 को लघुपतित करते हैं, मतलब यहाँ से हमने E2 स्रोत हटा दिया, तो E1 के कारण R1 पर कौन सी धारा बहेगी, I1 डैश धारा हमें प्राप्त होगी। अब E1 को लघुपतित करने पर E2 के कारण अपने को I1 डबल डैश धारा प्राप्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो धारा है E1 के कारण जब इसको लघुपतित कर दिया I1 डैश धारा, इस वाले लूप के लिए देखिए, इस वाले प्रतिरोध पर धारा वोल्टेज क्या हो जाएगी I1 डैश R1। फिर इधर से आता है तो इधर से I1 डैश और I2 डैश,
दोनों देखिए विपरीत दिशा में आ रही है, क्योंकि ये वाली धारा तो इधर से आ रही है तो E1 हो गई, लेकिन ये वाली धारा इस पर कोई विद्युत स्रोत नहीं है, तो ये वाली धारा जो I1 है इधर जाएंगी, इधर जाने के बाद एक तो धारा इधर बढ़ जाएगी और एक इधर चली जाएंगी, तो इधर जाने के बाद जब ये इधर से नीचे आएंगी तो ये विपरीत दिशा में होगी, तो I1 जो डैश होगा वो ऊपरी दिशा में होगा और I2 डैश विपरीत दिशा में होगा, तो माइनस आ गया, फिर ये वापस इधर आती हैं तो माइनस का E1 हो गया, ठीक है, बराबर 0। तो I1 डैश R1 प्लस R3 I1 डैश माइनस R3 I2 डैश बराबर E1। अब मैंने क्या करा देखिए, यहाँ से I1 डैश जो है उसको कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R3 बच गया माइनस R3 I2 का डैश बराबर E1। फिर मैंने क्या किया कि R3, फिर मैंने इस वाले परिपथ में देखिए, इस वाले परिपथ में क्या होगा, जैसे धारा इधर जाएगी तो R2 I2 डैश आ जाएगा, फिर वापस इधर से इधर जाएगी तो ये बच जाएगा माइनस में, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है इसलिए माइनस आएगा, R3 I1 डैश माइनस I2 डैश बराबर 0। तो I2 डैश R2 डैश माइनस R3 I1 डैश माइनस माइनस प्लस R3 I2 डैश बराबर 0। अब मैंने क्या किया, यहाँ से I2 और यहाँ से I2 कॉमन ले लिया तो R2 प्लस R3 बराबर R3 I1 डैश, तो ये R2 प्लस R3 नीचे चला गया। अभी समीकरण 5 का मान मैं रखता हूँ समीकरण 4 में, तो देखिए ये जो I2 डैश का मान है ये मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ, तो यहाँ रखने पर जो मुझे मिलेगा E1 बराबर I1 डैश R1 प्लस R3 माइनस R3 I1 डैश R2 प्लस R3, तो R3 कितना हो गया, R3 स्क्वायर I1 डैश R2 प्लस R3। उसके बाद मैंने लघुत्तम ले लिया तो I1 डैश बराबर R1 प्लस R3 और R2 प्लस R3 हो गया माइनस R3 का स्क्वायर I1 डैश अपॉन R2 प्लस R3। फिर मैंने R2 प्लस R3 को इससे गुना कर दिया तो ये ऐसे कैसे बच गया, इसमें मैंने देखिए I1 डैश बाहर निकाल लिया तो ये R1 R3 R2 फिर R3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस R3, फिर ये मेरे पास जो आया ये I1 डैश का मान निकल के आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि E2 लगा देता हूँ, E1 को मैं नहीं लगाता हूँ, तो इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पर इस स्रोत इसके कारण पूरे सर्किट में पूरे परिपथ में धारा बहेगी। तो मैं अगर इस वाले लूप की बात करूँ, ये पहला लूप मान लेते हैं अपन, तो पहले लूप के अंदर इस वाले परिपथ से धारा, इस वाले प्रतिरोध से धारा कितनी बहेगी, इस पे जो धारा होगी वो I2 डबल डैश होगी और इधर धारा I1 डबल डैश होगी। तो देखिए यहाँ जो ये धारा है R2, इससे कौन सी तरफ इससे निकल जाएगी R2 I2 डबल डैश, प्लस इधर से आ रही है तो ये प्लस में आएंगी R3 I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश, क्योंकि ये वाली धारा इधर जाएगी, ठीक है, और ये वाली धारा इधर ही जाएगी तो ये विपरीत दिशा में आएगी, तो I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश माइनस E2 बराबर 0। फिर R2 I2 डबल डैश प्लस R3 ये हो गया बराबर E2 हो गया, फिर मैंने इनको गुना कर दिया। उसके बाद देखिए E2 बराबर ये जो है I2 डैश मैंने बाहर ले लिया तो R2 प्लस R3 माइनस R3 I1 डबल डैश, ठीक है। अब इस वाले स्रोत में बात करें, इस वाले स्रोत में तो E1 है नहीं, तो यहाँ पे जो धारा बहेगी वो R1 I1 डबल डैश बहेगी, फिर इधर से जो धारा निकलेगी वो क्या होगी I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश और माइनस आ ही जाएगा और R3 बराबर 0। तो देखो R3 I2 डबल डैश माइनस माइनस प्लस R3 I1 डबल डैश होगा, फिर I1 और I1 दोनों को कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R3 बचेगा माइनस R3 I2 डबल डैश बराबर 0। तो इधर से अगर मैं I1 डैश का मान I2 डैश का मान निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, I1 डबल डैश R1 प्लस R2 और नीचे क्या आ जाएगा R3 आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन 8 का मान इक्वेशन 7 में रखो, तो मैं अगर यहाँ रखता हूँ ये वाला मान तो E2 बराबर I2 डबल डैश R2 प्लस R3 माइनस R3 I1 डबल डैश, तो E2 बराबर I1 R1 प्लस R3 R2 प्लस R3 माइनस R1 I1 डबल डैश। तो इस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ तो ये मेरे पास बच जाता है, और इसके अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये आता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो I1 डबल डैश है इसका मान और I1 डैश, देखिए I1 डैश, अब देखिए I1 डैश है उसकी दिशा कैसी है, इस दिशा में है, I1 डैश किस दिशा में है, इस दिशा में है, लेकिन I1 डबल डैश अगर इसमें देखा जाए I1 डबल डैश वो किस दिशा में है, इस दिशा में है, मतलब I1 डैश तो इस दिशा में आ रही हैं और I1 डबल डैश इस दिशा में आ रही हैं, दोनों एक दूसरे की क्या है विपरीत दिशा में है, अतः परिणामी धारा क्या होगी एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो I1 डैश माइनस I1 डबल डैश होंगी जो कि R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा होगी, और दोनों ही धारा किससे बह रही है, ये भी R1 से बह रही हैं, और अगर आप बात करें इसकी तो ये भी R1 से बह रही हैं, ठीक है। तो
जो कि क्या होगी I1 बराबर, तो पहले वाले परिपथ के अंदर जो धारा बह रही थी I1 धारा है वो इसके बराबर होगी। ठीक है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर I1 डैश माइनस I1 डबल डैश के तुल्य होगी, जिससे अध्यारोपण प्रमेय सिद्ध होती है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जब इस विद्युत परिपथ के अंदर दो स्रोत लगे हुए हैं E1 और E2, तो इसके अंदर जो धारा I1 बह रही है, ठीक है, और जो धारा I1 बह रही है, ठीक है, जब मैंने क्या किया कि इन विद्युत परिपथों के अंदर जो है मैंने पहले वाले परिपथ के अंदर अगर E1 लगाया और E2 को हटा दिया, तो इसके कारण जो धारा मुझे मिली I1 डैश, और जब मैंने क्या किया कि जब मैंने इस E1 को हटा के E2 को लगाया, ये जो धारा निकली मुझे I1 डबल डैश, तो इन दोनों की दिशा के अनुसार अगर मैं बात करूं तो I1 जो होगा वो किसके बराबर जाएगा, I1 डैश माइनस I1 डबल डैश के तुल्य होगा, क्योंकि इन दोनों की विपरीत दिशा के कारण मुझे क्या मिलेगी, I1 मिलेगी। क्या मिलेगी मुझे, I1 मिलेगी। ठीक है, तो चाहे आप इनको अगर आप घटाना चाहें तो घटा सकते हैं कि देखिए I1 बराबर क्या है, R2 प्लस R3 E1 माइनस R3 E2 बटे R1 R3 R2 R3, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, और आप देखिए इसमें मेरे पास जो आया I1, जो मेरे पास ये मान आया I1 डैश, तो ये आया। ठीक है, अभी देखिए ये किसका मान है, ये मेरे पास जो मान आया वो लगभग ये वाला मान है, वो लगभग ये किसका मान है मेरे पास, I1 डैश का मान है। फिर माइनस और R3 E2 जो मेरे पास मान आया वो किसका मान आया, I1 डैश का मान आया। तो अगर आप इन दोनों को घटाते हैं, इन दोनों को घटाएंगे तो ये का यही मान मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर इस प्रमेय के अनुसार रैखिक प्रतिबाधाओं से जाल में 2 या 2 से अधिक विद्युत संयंत्र जुड़े हों, इसमें 2 या 2 से अधिक विद्युत संयंत्र 2 या 2 से अधिक विद्युत के वोल्टा स्रोत जुड़े हुए हैं, तो उसके किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान, तो इसके बिंदु से इस अवयव में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, उन सभी धाराओं के योग के बराबर होगा। वो सभी धाराएं कौन सी, कि जब हम क्या कर रहे हैं कि इस I1 के कारण, इस I1 धारा जो इस प्रतिरोध के कारण बह रही है, R1 से बह रही है, इस वाली धारा का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, वो जब हम इस प्रतिरोध इस वाले विद्युत जनरेटर को हटा दें तो इसके कारण जो धारा बहेगी उसके कारण, और जब इस विद्युत जनरेटर में जो धारा बहेगी, इस विद्युत जनरेटर के कारण धारा बहेगी, इसके कारण इन दोनों विद्युत जनरेटरों के कारण जो धारा बहेगी इनके योग के बराबर होगा। तो इस तरह से ये जो प्रमेय होगी ये अध्यारोपण की प्रमेय होगी। आई होप आपको समझ में आया हो, और जो भी दिक्कत है वो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।